फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला, दूसरा, पहला क्या करना है यहाँ पे, ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ए और बी नाम के दो। पहले तो इन्होंने क्या किया, दोस्ती, जिसको आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे, दोस्ती क्या मतलब कंबाइन हो रहे, क्या हो रहे, इसको आप समझो कौन सा रिएक्शन होता है ये, कॉम्बिनेशन, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, ठीक है। तो पहला कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोस्ती। दोस्ती के बाद क्या होता है, दुश्मनी। दुश्मनी कौन करेगा, यही लोग करेंगे। तो इन्होंने क्या कर लिया भाई, दुश्मनी। ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन, यानी अलग अलग हो जाना। क्या हो जाना, डिकम्पोजिशन, यानी अलग अलग हो गए। उसे बाद में करना, यहाँ पे ध्यान। ए बी जो है, पहले दोस्ती फिर दुश्मनी। अभी क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। पर आप जानते हो, आप है ना, मान लो ये दोनों दोस्त हैं, कल को अलग हो गए, तो अकेले कितना रह लोगे, हम सफ़र चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम सफ़र तो आपको, हम सफ़र आपको चाहिए, वरना फिर आप ज़िंदगी में जी नहीं पाओगे। कोई एक चाहिए, कोई एक। मेरा दोस्त बोल रहा था कि भाई 10 दोस्तों के बराबर एक लड़की होती है। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, नहीं। तो आपको हम सफ़र चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं अब तो अलग अलग हो गए, इनको कोई ना कोई तो एक चाहिए। तो पहले क्या करेगा, बी जो है, बी किसी के साथ, सी के साथ क्या करता है, वो बी करता है, ए नहीं। हाँ, ए भी करवा, कोई भी कर सकता है, पहले आप पर ए बी को, बी ने क्या किया, दोस्ती। अब ए को क्या हुआ भाई, है ना, इन्होंने तुम्हारे, ये दोनों दोस्त थे, दुश्मन हो गए, इन्होंने तुम्हारे साथ दोस्ती कर लिया। इन्होंने क्या कर लिया, सी, है ना, ये ए, ये बी, ये दोनों दोस्त अलग हो गए, इन्होंने तुम्हारे साथ दोस्ती कर लिया। अब उनको ये पच नहीं रहा है, ये मतलब इनको ये चैन से नहीं जीने देंगे। अब दुश्मनी किया है तो फिर दुश्मनी को आसमान तक पहुंचाएंगे, मतलब ऊपरी लेवल तक लेके जाएंगे। बोलेंगे साले तू जी कैसे सकता है सुखी से, तो उसके साथ दोस्त कैसे बन गया। तो ये क्या करेंगे, तुमको अपनी तरफ खींच लेंगे। इनका अट्रैक्शन पावर बड़ा तेज है। नहीं, इनका नहीं है, पर है इनका अट्रैक्शन। तो इन्होंने क्या किया, उनको चैन से नहीं जीने देना है। इन्होंने क्या किया आपको, ठीक है। तो ए ने क्या किया भाई, सी को अपनी तरफ, जिसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। अब लोचा क्या हो रहा है कि बी फिर से बेचारा अकेला हो गया। मैंने बोला हम सफर तो चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो, चाहिए हम सफर तो चाहिए। तो यहाँ पे बी ने क्या किया, किसी के साथ, स्मिथ के साथ। तो ये जो है एसी के पास तो ऑलरेडी है ही, एसी के पास मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यही वाले यहाँ पे लाके लिख देना, एसी के पास तो है ही। ये बी ने क्या किया भाई, बीड़ी, बीड़ी के साथ दोस्ती कर लिया। अरे वाह, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, अच्छा अभी नहीं हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, ये बी ने किसी का, अब ये अकेला हो गया तो ये किसी के साथ दोस्ती किया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फिर से ए को सुकून नहीं मिले, मतलब जीने नहीं देना है उसको, झुकेगा नहीं सारा लाइक है, जीने नहीं देना है, अनुराग को जीने नहीं देना है इसको, ये परेशान करके रहेगा उसको। बोला कि रुक तू, तेरे को बताता हूँ, तू तेरी जिंदगी में सुखी कैसे रह सकता है। फिर क्या होता है, ए जो है इसके दोस्त को छीन लेता है, डी को अपने पास रख लेता है और बी को इस गधे को दे। अरे नहीं गधे तुम सीधे ना, नहीं नहीं तुम कहाँ सी गधे को दे दिए, तुमको नहीं बोलना है। मतलब उस सी को क्या किया इन्होंने, जीने नहीं दे रहे। फिर ये क्या हो गया, डबल। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखो, ये इसका इधर, इसका है ना, क्योंकि ए 3 दोस्त रख नहीं सकता है, क्योंकि ए की वो लायकात नहीं है, ये इतना भी अट्रैक्टिव नहीं है मानता हूं मैं, तेरे को देख के क्यों हंस रहा है, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है मैं मानता हूं, पर इतना ज्यादा नहीं है कि उसके आगे पीछे 4 घूमे, कोई भी एक ही घूमेगा। तो ए का, बी ने इसको अपनी तरफ खींच दिया, तो ये क्या हुआ, डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब बस एक बच जाता है जो कि होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और, वो क्या है अपने देखेंगे समझेंगे। तो ये आपके 5 टाइप्स ऑफ, है ना, लास्ट क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपका क्या पता है आपको, 5 टाइप्स ऑफ
रिएक्शन। बस यहाँ पे चेंजेस क्या होगा पता है, आप जब बुक में पढ़ोगे तो ये जो ऐसे लिखा है ना, ये जो ऐसे है, मान लो ये कुछ ऐसे हुआ, मैं मान लो केमिकल फॉर्मूला में लिख के दिखाऊं तो, है ना, HCl प्लस, तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे H आपका एक एटम है, ये दूसरा, और ये A B C, तो ये C इसके पास आ जाएगा, यानी ये वो बन जाएगा, और ये Cl अकेला हो जाएगा, यानी कि तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा, मतलब होगा ये, आप समझ रहे हो, मैंने AB के फॉर्म में लिखा है, मतलब ये A की जगह कोई एक आपके पास एलिमेंट होगा, B की जगह कोई दूसरा एलिमेंट होगा, जो इन दोनों आके साथ में जुड़ जाएंगे। जैसे आपने अभी तक जो देखा, ये वाला रिएक्शन अगर मैं बताऊं, इसको अगर अपने को रिलेट करना हो, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, Mg प्लस O2, ये क्या बन गए थे साथ में, ये बने थे, ये हुआ आपका कॉम्बिनेशन। ये जो आपने किया था ना सबसे पहले, अपने मैग्नीशियम रिबन को चलाया था, वो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है ना, पता चला क्यों है, ए बी और ए बी, पता चला दोनों ने दोस्ती की, ये क्या है, कॉम्बी। और भी आपने किया वहां पे, और कौन सा किया था, और तो दूसरा कोई डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन किया आपने, डिकम्पोजिशन वाला तो भी कोई भी नहीं किया शायद रिएक्शन, डिकम्पोजिशन नहीं किया, ये सब भी बाकी है। तो ये आपको मैंने एक सिंपली यहाँ पे एग्जांपल दिया किस तरह से ए बी है क्या यहाँ पे आपके, तो यहाँ पे भी सिमिलरली अलग अलग आपके एलिमेंट्स होंगे जिसको इधर से उधर होंगे। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इनको लिखना है तो शॉर्ट में आप फटाफट लिख लो। चलो लास्ट पेज पे जहाँ पे भी आपको लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, या फिर देखो ज़्यादा करके अगर छोटी मोटी चीज़ें उसको टेक्स्ट बुक में ही आप लिख लिया करो, जगह स्पेस जोड़ के, क्योंकि नोटबुक में फिर आपको दोबारा खोलने वाले शायद नहीं हो। ठीक है, जो नोटबुक खोलते हैं उनके लिए ठीक है, पर जो नहीं खोलते हैं वो यहीं पे लिख के काम चलाए। एक कुछ लोग नए हैं तो अभी दो सोच रहे हैं कहाँ पे लिखूं, लिख नहीं भाई, वो 10 दिन में पुराना हो जाएगा तो फाड़ के फेंक देगा। नए लेके आए हो आप, खुद देख रहे हो उसको, नया वया मत देखो, लिख, लिख लिया। स्कूल में क्या हुआ, चल रहा है सब, पढ़ाई चल रही है, अच्छा चालू था, स्कूल चालू था आज, क्यों आज बंद था भाई, अच्छा ठीक है, हाँ आज 14 तारीख है ना, SST का एग्जाम था वो लोगों का। फिर उसके बाद लास्ट हिंदी पेपर है आई थिंक, जो कि 17 तारीख को है ना, 17 को है, ऐसा है, नहीं लास्ट है 17 को, मैंने देखा था। ठीक है, होगा। तो कौन से चैप्टर अभी स्कूल में चल रहा है, हाँ बस सही है। तो होगा ये, सबसे पहले जो है अपने कॉम्बिनेशन देखेंगे, और इसको करना क्या है ना, देखो एक चीज़ है, आपको साइंस में आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पर जिसको समझ पड़ जा रहा है, कई बच्चों को क्या होता है समझने के बाद भी उनको लिखने में दिक्कत होता है, इंग्लिश में लिख नहीं पाते स्कूल में जाके वो पेपर में, तो आप उसकी थोड़ी हैबिट डालो, आप अलग अलग चीज़ों को लिखना शुरू करो इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है। जैसे मान लो आप क्या लिख सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी पगलई करते हो उसको रात को एक पन्ने में उतार दो। क्या करना है, रात को एक पन्ने में उतारो, ये तरीका है इंग्लिश में। कोई बात नहीं, शुरुआत में थोड़ा गलती होगा चलेगा, पर इसको ऐसे हैबिट डालो, तो एटलीस्ट क्या होगा, आपको चीज़ें इंग्लिश में लिखने जिस दिन आ जाएंगी तो आप ये सब चीज़ों को आराम से एक बार रीड करके आप आसानी से, है ना, कुछ है नहीं, आप चाहो तो एक बार रीड करके आप खुद से, अगर जिसकी इंग्लिश परफेक्ट है वो एक बार रीड करके खुद से, रट मारने की जरूरत नहीं है, रट मारने की है ही क्या इसमें, आप देखो
पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी यहीं पे याद हो जाएगा आपको, यहीं भी कुछ है ही नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, व्हेन वन और मोर एलिमेंट्स, जो कि आपने देखा, व्हेन वन और मोर एलिमेंट कंबाइन, किस लिए कंबाइन होते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, सिंगल, इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खत्म। बस एक एग्जांपल दे दो, एग्जाम में आता है 3 मार्क का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है, एग्जाम में आता है ये, बस अच्छे तरीके से लिखो, लाइन वाइज लिखो, मार्क्स मिल गया है ना, बस कुछ नहीं है इसके अंदर। और इसको आप फिर से अगर आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है वो बताएंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंस लिख दो, एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं और वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है इतना। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपने एक एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा कि आपने चूना देखा है, चूना, तो यहाँ पे आप देखो बड़ा जोरदार है, आपने देखा क्या, वो चूना आपको लेना है, यहाँ पे चूने का पत्थर आता है, व्हाइट कलर का आता है चूने का पत्थर, जिसको आप बोलते हो क्विक लाइम, क्या बोलते हो उसको आप, उसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये आप हिंदी में लोकली भाषा में, आप लोकल भाषा में आप चूना वूना बोलते हो, पर उसको इंग्लिश में क्विक लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसलिए तो आपको जो चूना होता है, पत्थर व्हाइट कलर का पत्थर होगा, तो वो जो चूना है आप उसको जैसे बाल्टी में पानी में डालोगे, तुरंत ही क्या होगा, पानी उबलने लगेगा, क्या होगा, है ना। और आपका जो कंटेनर होगा जिसके अंदर आपने उसको चूने को, क्विक लाइम को, CaO, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम। वो जो क्विक लाइम होता है वो कैल्शियम होता है, क्या होता है, CaO, CaO होता है, क्या होता है क्विक लाइम, CaO, क्विक लाइम होता है चूना। इस चूने को आपने जैसे ही पानी में डाला, पानी उबलने लगा, और जो कंटेनर होता है वो आपको उसको टच करोगे ना साइड से, गर्म हो जाता है, क्या हो जाता है तुरंत ही, क्योंकि चूने के अंदर इतनी गर्मी होती है ना। ये एक्सपेरिमेंट अपने अगर हुआ तो कभी करेंगे, अगर वो लोग भी आ जाते हैं तो पूरा बीकर गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा बीकर, बाल्टी जो है पूरा गर्म हो जाएगा और वो उबलने लगेगा, पानी क्या होगा, पानी उबलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, CaO को आपने क्या किया भाई, पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर आपने डाला, फिर क्या बन गया यहाँ पे, ये Ca, क्या बन जाता है ये Ca, और यहाँ से पानी के अंदर जैसे जाता है, पानी के अंदर वो जगह, तो पानी के अंदर क्या होता है पता है आपको, H होता है, और ये दिख रहा है H2O, H और OH, H2O हो गया। पानी कभी भी है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है, पानी के अंदर ये पानी का मतलब रिलीज हो, तो आप देखो तो यहाँ पे चूना जो होता है वो पानी के अंदर जैसे जाता है वो फॉर्म क्या करता है, CaOH ट्वाइस, और यहाँ पे आप देखो ये CaOH ट्वाइस बन गया, है ना, चूना पानी के अंदर गया, है ना, यहाँ पे ध्यान देना, चूना जो है वो पानी के अंदर गया और चूना पानी के साथ मिक्स हो जाता है, अब बन क्या आता है, यहाँ पे ये चूना है और ये क्या बन गया, चूना पानी, ठीक है। तो ये आपका ये बन गया, जिसको कि आप क्या बोलते हो, देखो इसके पास पहले पानी नहीं था, पानी में आपने डाला, किसी प्यासे इंसान को प्यासा है, पानी पिला दिया तो उसका प्यास बुझ गया, तो चूना को आपने पानी में डाल दिया, यहाँ पे क्या बन जाता है, स्लेकेट लाइन, इसको आप क्या बोलते हो, स्लेकेट का मतलब क्या होता है, जिसका किसी चीज को लेके प्यास जो है बुझ गया हो, है ना। तो आपने ये यहाँ पे इसको आप क्विक लाइन बोलते हैं। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% हर बार आता है, याद रखना है इसको, और फर्स्ट टर्म में नहीं आया ना तो कसम से आप पढ़ाने छोड़ देंगे, ठीक है, चलो फिर आपको पढ़ाएंगे ही नहीं, यहाँ पे आके टाइम पास ही करेंगे अपने, बस ठीक है, यहाँ पे आके टाइम पास करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, आएगा ये फिक्स। CaO क्या होगा, चूना, फर्स्ट टर्म में तो 110% आएगा, नहीं है ऐसा बन ही नहीं सकता है। चूना आपने उसको वाटर में ऐड किया तो CaOH ट्वाइस, है ना, CaOH ट्वाइस, ये क्या बन गया, स्लिकेट लाइम, यानी कि ये जो चूना था पानी के साथ मिल गया, चूना पानी बन गया, जिसको आप स्लिकेट लाइम बोलते हो। और ये जो स्लिकेट लाइम है भाई पूरा MCQ है, इसको आपको छाप लेना है पूरे टेक्स्ट बुक में, और अगर ये नहीं आया हर बार आपको टाइम पास कराएंगे। और ये जो CaOH ट्वाइस है, आप जानते हो चूना को लाते हैं, पानी में डाल देते हैं, फिर बाद में दीवार में पेंट करते हैं, व्हाइट वॉशिंग जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो, है ना। पहले आप बताएं, आपको दीवार में सीमेंट रहता है, सीमेंट लगा, सबसे पहले है ना डायरेक्टली कलर नहीं करते हो आप, चूने को लगाते हो, व्हाइट वॉशिंग करते हो आप दीवार पे, क्या करते हो आप, व्हाइट वॉशिंग करते हो, व्हाइट वॉशिंग करते हो आप। तो ये जो CaOH ट्वाइस है, इसका काम क्या है भाई, किस काम में आता है रियल लाइफ में, है ना। सबसे पहले व्हाइट वॉशिंग इसी तरीके से किया जाता है, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, चूने का पत्थर लाते हैं, उसके कंटेनर में भरते हैं पानी में, और वो क्या होता है थोड़ी देर तो वो क्या करता है, थोड़ी देर वो क्या होगा पता है, वो कंटेनर में उबलेगा, पहले तो चूना क्या होगा, उबलेगा, वो लोग टच नहीं करते, दूर से ही डालेंगे, है ना, वरना फिर क्या है,
तो वो जो ये यहाँ पे हुआ उबला, ठीक है, थोड़ी देर फिर क्या हुआ वहाँ पे, वो कुछ देर बाद वो अपने आप 10-15 मिनट बाद जो वो तेजी से बॉईल हो रहा होता है वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर वो COH ट्वाइस बन जाएगा, फिर H2। फिर जैसे वो शांत होगा ये लोग लेके दीवार पे रंग देते हैं। तो ये व्हाइट वॉशिंग के लिए काम आता है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, CaOH ट्वाइस जो होता है दीवार पे जो लगा होता है, सॉरी CaOH ट्वाइस जो है, अब क्या होगा, मान लो दीवार पे आप जैसे लगा दोगे कुछ देर तक वो क्या रहेगा, 1-2 दिन तक वो वेट रहता है, गीला रहता है कि नहीं, है ना। आप जैसे ही चूने को लगाओगे तो क्या तुरंत ही सूख जाएगा, नहीं, 2-3 दिन तक क्या रहेगा, वो वेट रहता है, गीला रहता है। अभी CaOH ट्वाइस जो है दीवार पे आपने लगा के छोड़ दिया हुआ है, MCQ पूरा साथ में आता है, 3 मार्क में पूछते हैं, 3 मार्क में एक एक क्वेश्चन करके पूछते हैं, पता है वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी, यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो CaOH ट्वाइस आपने दीवार पे लगा के छोड़ दिया, अब ये CaOH ट्वाइस क्या होगा पता है आपको, अपने सराउंडिंग में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन नहीं भाई, CO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ है, नहीं ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के तुरंत, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, ऑलरेडी इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 गैस जो होता है अपने एटमॉस्फेयर में। तो ये जो COH2 है, COH ट्वाइस है, ये क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट होगा, और 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद ये क्या हो जाएगा पता है आपको, एकदम पूरी तरह से सूख जाता है, कड़क हो जाता है ना, आप देखो तो फिर एकदम कड़क हो जाता है ये। तो ये जो है किस फॉर्म में बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप बोलते हो ये लाइमस्टोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन क्या होता है पता है आपको, चौक होता है ना, चौक, बस ये वही था, बस चौक का भी यही सेम प्रोसेस होता है। सबसे पहले उसको पानी में डालते हैं, चौक बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चूने को ये लोग पानी में डालते हैं, फिर बाद में चूना को पानी में डाला तो वो चूना पानी बन गया, फिर चूना पानी जैसे ही सूख गया वो क्या बन जाता है, CaCO3। और चूना पानी सूखता किसकी मदद से है, वो सूखता है मतलब वेट हो ही जाता है, वो ड्राई हो जाता है, सूख तो जाता ही है, पर साथ साथ में सराउंडिंग का जो CO2 रहता है उसको अपने पास धीमे धीमे अपने पास बुलाता है, जिसकी वजह से वो काफी ठोस हो जाता है और वो बन क्या जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। 3 मार्क में आता है भाई, 2 साल से पूछा जा रहा है, और फर्स्ट टर्म में तो एक समय बोर्ड में ना आए, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे चीज भी हो जाती है, फाइट ऑफ रिएक्शन, पर फर्स्ट टर्म में आए नहीं, ऐसा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अलावा पूछने जैसा कुछ है नहीं, तो ये पूरा याद रखना। अच्छा, इसके बाद क्या है, CaCO3 प्लस H2 होगा ना, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है, बॉक्स में होगा वहाँ पे ध्यान, CaCO3 प्लस H2, यहाँ पे ये साथ में क्या होगा, CaCO3 और H2O, है ना। सबसे पहले आपने ये क्या होता है, ये COH ट्वाइस है, चूना पानी जो लगा हुआ है दीवार पे, ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है सराउंडिंग में, और धीमे धीमे पानी क्या होगा, एवापोरेट होके ऊपर चले जाता है, और वो जो रहता है वो सूख जाता है, तो सूखने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइमस्टोन बोलते हो, पता है वो हाथ वाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो वो लगाते हैं व्हाइट कलर का जो होता है, तो दैट इज द लाइमस्टोन होता है। वो क्या होता है, बस यही होता है, लाइमस्टोन होता है। क्या होता है वो, चौक भी आपका लाइमस्टोन होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और इसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, क्विक। तो आपको ये पता हो, वहां पे MCQ में पूछते हैं कि क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, स्लेकेट लाइम का फॉर्मूला बताओ, या तो फिर लाइमस्टोन, या तो फिर आपको ऐसे बोले कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड देखो, इसके 2 नाम होते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, एक तो क्विक लाइम। इसका भी 2 नाम, एक स्लेकेट लाइम, स्लेकेट मतलब जिसका तरस पूरा हो चुका है, इसको पानी मिल चुका है, ये स्लेकेट लाइम बन गया। जिसका कि दूसरा नाम क्या होता है, सॉरी इसका नाम क्या था, हाँ सॉरी, इसका दूसरा नाम स्लेकेट लाइम होता है, पहला नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम और ये हाइड्रो ऑक्साइड है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और दूसरा नाम है स्लेकेट लाइम, जिसका कि काम क्या होता है। अब वहां पे ये भी पूछ सकते हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए जो काम आता है उस वाले केमिकल कंपाउंड का आप नाम लिखो, है ना, जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो व्हाइट वॉशिंग के लिए काम क्या आता है आपको ये पता होना चाहिए। चूना पानी काम आता है, चूने के अंदर पानी के अंदर ये लोग लाइम डालते हैं, क्विक लाइम डालते हैं, तो वो बन क्या जाता है, COH ट्वाइस, तो यही काम आता है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए ये काम आता है। चौक क्या होता है भाई, और चौक जो होता है प्लास्टरिंग के लिए क्या काम आता है, तो दैट इज द कैल्शियम। फिक्स एग्जाम में आता है, ये लिख लो टेक्स्ट बुक में जहां पे आपको ठीक पड़े, और ये आएगा फर्स्ट टर्म में 100% आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला लिख लो। बोर्ड के 2 साल से 2021 में भी पूछा था, इस बार भी इसको बोर्ड में पूछा था लगभग, तो ये वाला लिख लो। ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो आपको एडिशनल है ऑरेंज बॉक्स में,
इसमें से आप अगर देखो तो ये वाला दिख रहा है आपको, CO प्लस H2O गैस साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उड़ जाता है और हीट निकलता है। यहाँ से क्या, बाद में यहाँ पे ध्यान दो, ये कौन सा रिएक्शन है, कोई बता सकता है? कॉम्बिनेशन। कौन सा है? ये नहीं, ये नहीं, ये तो ऑरेंज बॉक्स में, ये एडिशनल टॉपिक है। ये कौन सा रिएक्शन है पता चला आपको? कॉम्बिनेशन है ना, जुड़ने का रिएक्शन। CaO H2O साथ में जुड़े, बन क्या गया भाई, CaOH वाइस, और साथ में कुछ हीट निकलता है ना, आप देखो कंटेनर को टच करोगे तो क्या होता है, गर्म, साथ में हीट निकला, ये जो कि काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने देखा A, ये आपका होल प्रोडक्ट क्या था, A, ये क्या था, B, और जाके क्या बन गए, A और B। ये हीट नहीं है, हीट कोई केमिकल नहीं है, हीट क्या है, सिंपली आजू बाजू में वो गर्म होता है, हीट को नहीं काउंट करना है। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू AB, और ये आपका क्या है, कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। और एक और है कॉम्बिनेशन, देखो आपको कॉम्बिनेशन पहले पूछेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे पूछते क्वेश्चन, ये देख लो, है ना, क्योंकि आपको ये जान, सबसे पहले आपको पूछेंगे व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप क्या लिख सकते हो भाई, इफ टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आपको लिखा होता है गिव टू एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल आप ये देख सकते हो, है ना, गिव टू एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, ये। तो इसको ना डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, पहले इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। कैसे लिखना है स्टेटमेंट के फॉर्म में, इफ, यहाँ पे ध्यान देना, उसको बाद में देखना, आप घर पे जाके चेक करना। यहाँ पे ध्यान दो, इफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, है ना, इफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इज रिएक्टेड विथ वाटर, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, वाटर, देन वी गेट द प्रोडक्ट एज स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, दिस रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आपको क्या करना है, पहले तो आपने देखो, पहले तो आपने इसका डेफिनेशन लिखा, फिर इसी को स्टेटमेंट में लिखा, फिर अब क्या करना है, आपको नीचे लिखना है कि वहां पे बाजू में लिखा द केमिकल रिएक्शन इज बिलो। तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, एक कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा एक यहाँ पे रिएक्शन है सी, है ना, यहाँ पे अपने कौन सा कर रहे थे, उसके अंदर दूसरा वाला नंबर पे कौन सा है, देखो वहां पे होगा, दिख रहा है सेकंड नंबर, ये वाला है ना, H2 प्लस, ठीक है, H2 प्लस O2 वाला भी है ना, वो वाला बाद में कर लेते, चलो यहाँ पे ध्यान, H2 प्लस, है ना, हाइड्रोजन, देखो पानी जो बनता है ना, पानी, पानी की यहाँ पे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है, H2 प्लस O2, क्या बनता है ये, H2, है ना। ये तो आप देखो ना, जो वाटर होता है ना, वाटर वो दो गैस होता है, क्या होता है वो, पानी जो होता है बेसिकली इनिशियली वो दो गैसेस से बने होते हैं। पानी का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O, पानी का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज द H2O। तो पानी जो होता है इनिशियली वो एक गैस होता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस, दोनों सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए H2O2 है, मैंने आपको पहले से बताया। आप यहाँ पे H क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, H2 और O2 बन क्या गया, दो गैस मिला के, ठीक है। और इसका जो प्रूफ है ना वो आपको दिया है, अपने कल देखेंगे। तो ये H2 मतलब पानी क्या रियली में गैस से बनता है, इसका जो प्रूफ है आपके टेक्स्ट बुक में है, वो अपने कल देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, H2 प्लस O2 साथ में क्या बन गया, H2। केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दो। यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक है, दो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, बैलेंस हो गया। दूसरा रिएक्शन, इसको आप स्टेटमेंट देखो, आंसर जितने मार्क्स का हो उसके हिसाब से आपको आगे चलना है। अगर ये 2 मार्क का है तो सिर्फ आप केमिकल रिएक्शन लिख के छोड़ दो, पर अगर 3 मार्क का है तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। इफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, या तो लिख दो, जो लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में एक बार पढ़ोगे समझ पड़ जाएगा। इफ हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन वी गेट द रिजल्ट एज अ वाटर, ठीक है। फिर आपको इसका क्या लिख देना है, नीचे केमिकल इक्वेशन लिख दो, खत्म, 3 मार्क खत्म। कुछ था नहीं, हाँ, और ये जो है ये आपको एग्जाम, ये आपको उसमें नहीं लिखना है एग्जाम्पल में, ये तो एमसीक्यू में आता है, या तो फिर 3 मार्क में भी आता है ये कभी कभी। 3 मार्क में इसको कैसे पूछते पता है आपको, इसका क्वेश्चन जो है अपने करेंगे बाद में, इसका प्रैक्टिस 3 मार्क में आपको पूछा गया है, 2 बार पूछा गया। ये वाले जो क्वेश्चन है इसको 3 मार्क्स में इसको पूछे जाते हैं, 2 बार पूछा गया ये पूरे को। तो ये आपको याद रखना, पर ये इक्वेशन सिर्फ याद रखना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए सिर्फ आपको ये इक्वेशन, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन के लिए आपको याद रखना है। तो ये जो है, और एक चीज यहाँ, ठीक है, ये अपने बस यहीं पे खत्म करेंगे, और इसको लिख लो, इसको नहीं लिखने की जरूरत है। अच्छा एक और था ना रिएक्शन, सॉरी, कौन सा है दूसरा, तीसरा कौन सा था, फटाक से बता दो, कौन सा वाला है, C+O2 वाला है, नहीं दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पे इक्वेशन होगा ना, ये C+O2 वाला है क्या, कौन सा है, CO2 वाला है ना, C+O2 दिख रहा है ना वहां पे, देखो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन ड्यूस CO, दिखा वहां पे इक्वेशन, ये देखो वहां पे दिखा,
कहाँ पे, पेज नंबर 7 पे देखो, हाँ बॉक्स के नीचे जस्ट। तो C+O2 है ना, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन। ये तो सिंपल है ना, C+O2 CO2, बैलेंस भी है, बैलेंस करने की जरूरत। तो ये 3 आपके पास एग्जांपल्स हैं। एनी 2 आपको पूछा जाता है तो 2 भी आपको याद रहेगा चलेगा, ये और वो याद कर लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका यहीं पे खत्म हुआ। गाइस अभी हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और आपके टेक्स्ट बुक में इसके जस्ट बाद है ना क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि एक दिया गया हुआ है बर्निंग ऑफ फ्यूल और दूसरा दिया गया हुआ है रेस्पिरेशन का केमिकल, यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया गया हुआ है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन दिया गया है। तो गाइस ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हम है ना, ये 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने के बाद लास्ट में हम बराबर से उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी जो है मैं सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे बढ़ूंगा, और जो है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अपनी थोड़ी देर बात करेंगे। चलो, तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है गाइस वो अपना कौन सा है, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकंड है आपके पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सा है भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी डीकंपोजिशन जो रिएक्शन है वो होता क्या है, सबसे पहले अपने वो देख लेंगे। तो यहाँ पे यार भाई साहब है ना, आप सिंपली यार कुछ नहीं करना है, आप सिंपली यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे एक बार पढ़ाऊंगा ना भाई, आपको मतलब बुक देखने की जरूरत है, हाँ ठीक है, मेरे यहाँ से एक बार पढ़ने के बाद आप जरूर एक बार टेक्स्ट बुक को रिफर करना, एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, आपको टोटली A to Z समझ आ जाएगा। पर कसम से यार देखो, पढ़ाई को ना यार बोरिंग नहीं बनाना है, आप यहाँ से एक बार समझो और आपको जिंदगी भर याद रह जाएगा। और रट्टा वट्टा तो मारो ही मत, देखो मैं ना यहाँ पे रट्टा वट्टा मारने का काम धंधा ही मत करो, जितना आपको आता है, जो आपको आता है वो लिख दो, बात खत्म। बहुत ज्यादा वो नहीं करना, हाँ बट लिखने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए एग्जाम में, और आप जो चीजें लिख रहे हो ना एकदम बढ़िया से लिखो, अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो मार्क्स एकदम आसानी से मिल जाता है, ठीक है। चलो, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है पहले तो आप इसे समझ लो। देखो यहाँ पे कंपो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, कंपो है ना, ये क्या लिखा है, कंपो। कंपो का मतलब जानते हो, आपको एग्जाम में कंपो लिखने को देते हैं ना, कंपो क्या होता है, जैसे कि आपको दिवाली पे कंपो दे दिया, होली पे कंपो दे दिया, सोशल मीडिया पे कंपो दे दिया। तो कंपो मतलब होता क्या है, आप बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ यूनाइट करते हो, है ना, आप करते हो क्या हो कंपो के अंदर, बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ आप यूनाइट करके एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिखते हो और एक बहुत बड़ा सा कॉम्पो बना देते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। तो कॉम्पो मतलब होता है चीजों को जोड़ना, कॉम्पो का मतलब क्या होता है, चीजों को जोड़ना। और यहाँ पे क्या है आपके पास, डीकॉम्पो। तो डीकॉम्पो का मतलब क्या होगा, चीजों को फिर से अलग कर देना। डीकॉम्पो का मतलब क्या होता है भाई साहब, चीजों को फिर से अलग कर देना, अलग थलग कर देना। तो ये ठीक है, ये आपका होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड होगा और उस एक कंपाउंड को हम तोड़ के उसके अलग अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इंग्लिश मान लो आपको लिखना है तो भाई रट्टा वट्टा तुम्हारे मत, टेक्स्ट बुक से रट्टा मारना बंद कर दो। ये पूरी आपको जो यूट्यूब के दुनिया भर के चैनल है सब आपको रट्टा मरवा रहे, रट्टा मारना बंद कर दो, सीधा आप डीकंपोजिशन रिएक्शन में आप लिख क्या सकते हो, ठीक है, व्हेन, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, व्हेन अ कंपाउंड इज गेट कन्वर्टेड into its different elements that is called the decomposition reaction। आप इसको चाहो कई तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। when देखो कोई भी चीज, कोई एक मान लो बहुत बढ़िया से एक कंपाउंड है, वो अलग कैसे हो सकता है, जब तक उसके ऊपर कोई आप एक्सटर्नल, आप बोल दो कोई एक्सटर्नल एनर्जी आप उस पर अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो अलग नहीं हो सकता। मान लो एक, मैं जैसे कि एग्जांपल दो, एक बहुत ही सुखी परिवार है, और अगर उस सुखी परिवार को है ना, अगर उस सुखी परिवार को आपको क्या करना है, अलग थलग करना है, अगर आपको उस सुखी परिवार को अलग थलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, झगड़े लगाने पड़ेंगे। आपको क्या करने पड़ेंगे भाई साहब, क्या सुखी परिवार अपने आप अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है। कब तक नहीं ये लोग अलग होगा, जब तक कि कोई बंदा आके झगड़ा ना लगा दे। जैसे कि राम ने है ना अयोध्या को छोड़ दिया था, उसका कारण क्या था, कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। राम ने अयोध्या को छोड़ा, उसके पीछे का कारण क्या था। पहले तो राम जो है, लक्ष्मण जो है और उनके जो पेरेंट्स हैं सब यूनाइट थे, है ना, सब क्या थे, यूनाइटेड थे। बट एक है ना, एक औरत ने झगड़ा लगाया था जिसकी वजह से राम बन गए, ठीक है, राम चले गए अयोध्या। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ था एक्चुअली राम की फैमिली में। कोई एक बंदे ने कुछ एनर्जी वहां पे अप्लाई किया जिसकी वजह से राम को अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा। तो सिमिलरली डीकंपोजिशन भी ऐसा होता है, आपको कुछ रिएक्शन, आपको कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी जिसकी वजह से एक जो आपका कंपाउंड है, एक जो होल कंपाउंड होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स डिफरेंट एलिमेंट, दैट इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक अगर एग्जांपल दे दूं, जैसे आप मान लो ये ए बी, ये कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, बी कोई एक एलिमेंट है, दोनों मिलके कंपाउंड बने हैं। अब इस ए बी को है ना, अगर इस ए बी को तोड़ना है तो आपको यहाँ पे कुछ एनर्जी देनी होगी। मान लो मैंने एनर्जी यहाँ पे इसको माचिस लगा दी, जैसे कि माचिस ऐसे लगा दिया, फिर क्या हो जाएगा भाई, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा। तो दिस इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन, आप यहाँ से सिंपली समझ सकते हो। चलो, तो ये तो डीकंपोजिशन हो गया भाई। पर आप अगर देखो गाइस, तो ये देखो
डीकम्पोजिशन मतलब तो आप समझ गए। चलो, तो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है ना, वो कितने टाइप का होता है वो मैं आपने बता देता हूँ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ भाई, AB को अलग करना है जो सिंपल अपना था यहाँ पे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मान लो AB है कोई, और AB को आपने मान लो हीट दिया, मतलब माचिस गर्मी दी आपने, हीट किया, तो A प्लस B में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है भाई साहब, वो कितने टाइप का होता है अपने ये देख लेते हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है ना भाई साहब, वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। याद नहीं करना है, देखो भाई याद नहीं करना है, सीधा यहाँ पे पढ़ो, याद मत करना, टेक्स्ट बुक छूना ही नहीं है। इसके बाद पढ़ने के बाद टेक्स्ट बुक छूना है, मतलब एक बार देख लेना टेक्स्ट बुक में से किस अकॉर्डिंगली अपने ने पढ़ा है, बट रट्टा वट्टा नहीं मारना है। कितने टाइप्स के होते हैं भाई साहब डीकम्पोजिशन रिएक्शन? कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला वाला, ठीक है, पहला जो होता है, पहले की बात करें, पहला क्या होता है? थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन, यहाँ पे डी मतलब डीकम्पोजिशन होगा। फिर क्या होगा भाई साहब? फोटो डीकम्पोजिशन, है ना, फोटो। सर फोटो डीकम्पोजिशन कौन सा है? वो आईफोन वाला है क्या फोटो? नहीं, आईफोन वाला नहीं है भाई साहब, फोटो डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे आपने जैसे कि देख लिया है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, यानी कि किसी चीज को, है ना, अगर अलग करना है, आप उसको कई प्रकार से अलग कर सकते हो। अगर किसी परिवार को, एक सुखी परिवार को, हैप्पी फैमिली को, अगर आपको मिजरेबल फैमिली बनानी है, मिजरेबल मतलब दुखी, अगर हैप्पी फैमिली ने आपको मिजरेबल फैमिली बनानी है, तो आप क्या करोगे भाई साहब? सिंपल सी बात है, आप अलग अलग तरीके से उसको बना सकते हो। कैसे? एक तो आप जाके चुगली कर दो, एक जाके क्या कर दो? चुगली कर दो उनके बीच में और झगड़ा लगा दो। फिर दूसरा क्या कर सकते हो? सबको जाके वहां पे आग लगा दो, भाई भाग जाएंगे सब। मतलब आप देखो, किसी एक चीज को तोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मान लो मेरे को अगर तोड़ना है, मैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड हूँ, अगर मेरे को तोड़ना है, आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हो, ठीक है। मेरे को आप मेंटली इंजर कर सकते हो, मेरे को आप फिजिकली इंजर कर सकते हो, या फिर मेरे को आके आप मान लो कि ताने वाने मार के मेरे को आप हर्ट कर सकते हो। तो एक इंसान को या फिर किसी एक चीज को अलग करने के कई सारे तरीके होते हैं। सिमिलरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी अलग करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। पहला होता है थर्मल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा होता है फोटो। सही है, कौन से किस तरह से अलग किया, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन मतलब आप समझते हो क्या करना, अलग करना। तो एक तरीका होता है थर्मल। थर्मल मतलब क्या भाई? हीट देके, क्या देके? उनको हीट देके। थर्मल मतलब क्या होगा? आपको उनको हीट देना है। थर्मल मतलब क्या होगा? आपको हीट देना है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होगा सर? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है उनको बिजली देके अलग करना है। कैसे अलग करना है भाई? बिजली के करंट, झटके देके अलग करना है। दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब क्या होगा? आपको सनलाइट की एनर्जी क्या देनी होगी भाई? फोटो मतलब सनलाइट की एनर्जी देके आपको अलग करना है। दैट इज द फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी आप अलग अलग कंपाउंड्स के, केमिकल कंपाउंड्स को एक थर्मल तरीके से कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हो, फोटो डीकम्पोजिशन कर सकते हो, यानी कि सनलाइट की एनर्जी देके, ठीक है। चलो, तो अभी ये तो आपको पता चल गया। तो आप मान लो कि थर्मल डीकम्पोजिशन, आपको किसी ने इसका डेफिनेशन पूछा कि ये भाई तू थर्मल डीकम्पोजिशन का रखे, थर्मल डीकम्पोजिशन का तो मेरे को डेफिनेशन बता दे, क्या होगा? डिफाइन करके दिखा। तो इट्स अ वेरी सिंपल गाइस, ठीक है। व्हेन एंड कंपाउंड, ठीक है, व्हेन एंड कंपाउंड इज गिवन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट रेज, ठीक है। व्हेन एंड कंपाउंड, ठीक है, व्हेन अ कंपाउंड इज गिवन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट रे, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ heat, not a sunlight actually, in the form of heat, and the and different and the particular and its particular आप बोल सकते हो elements are found, that is the decomposition reaction। अब मान लो किसी ने बोल दिया भाई कि इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन का तो डिफाइन करके दिखा दे मेरे को, तो आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, when a compound, ठीक है, when a compound is separated into different element, when a compound, जब किसी कंपाउंड को is separated into its different elements, यानी किसी कंपाउंड को जब आप सेपरेट करते हो उसके अलग अलग एलिमेंट्स में बाय द ठीक है बाय द मीन्स ऑफ, किसकी तरीके से आप करोगे? बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन। यहाँ पे सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो? when a compound is separated into its different elements, ठीक है, जब आप किसी कंपाउंड को सेपरेट करते हो उसके अलग अलग एलिमेंट में बाय द मीन्स ऑफ सनलाइट एनर्जी, बाय द मीन्स ऑफ सनलाइट एनर्जी, दैट इज द फोटो डीकम्पोजिशन। देखो बहुत ही आसान है, रटवट नहीं मारना है, सिर्फ आपको लिखने आना चाहिए। टेक्स्ट बुक को एक बार रेफर कर लेना, बस पूरी जिंदगी भर याद रहेगा। चलो, अब थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है भाई साहब, अपने उसकी बात करते हैं। वो तो हो गया, डेफिनेशन दे दिया, एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे FeSO4, सर ये FeSO4 में सर थोड़ा सा लोचा हो रहा है, ये क्या है ये नहीं समझ आ रहा है, तो आप समझते हैं, बताते हैं। आपको क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब ले लो। आपने करना क्या है? एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ये टेस्ट ट्यूब ले लो। टेस्ट ट्यूब के अंदर FeSO4 का पाउडर भर दो। किसका पाउडर?
फेरस सल्फेट, इसको आप क्या बोलते हैं, Fe मतलब आयरन होता है, एक्चुअली आप आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो या फेरस सल्फेट बोलो चलता है। तो आयरन सल्फेट का आपको क्या ले लेना है, पाउडर ले लेना है, आयरन सल्फेट यानी आयरन का पाउडर जानते हो, लोखन, लोखन जानते हो, लोखन, लोखन का पाउडर लेना है, क्या लेना है, लोखन का पाउडर लेना है जिसके अंदर सल्फर भी मिक्स होगा, है ना, याद रखो क्या होता है ये सर, आयरन सल्फेट क्या है मेरे को यही नहीं पता चला है सर। तो लोखन का पाउडर, आयरन जानते हो, लोखन का पाउडर यानी कि आप देखेंगे रस्ट देखेंगे जो काट लग जाता है जंग, तो लोखन का आपको पाउडर ले लेना है। और सल्फर क्या होता है सर, वो माचिस में आती है ना, माचिस की जो तीली होती है, जो केमिकल होता है ना फैटी, उसके अंदर सल्फर का प्रेजेंस होता है। तो वही मतलब आपको यहाँ पे आयरन का पाउडर है, सल्फर का पाउडर है, और फांसी फोर, यहाँ पे देखो क्या है, फांसी फोर। अब जब मान लो किसी बंदे को आप जब फांसी लगाते हो, ठीक है, कोई बंदा फांसी लगाता है तो उसके नस नस बाहर आ जाते हैं, क्या बाहर आ जाते हैं, नस नस बाहर आ जाते हैं, और नस का कलर क्या है भाई, ग्रीन। सिमिलरली फांसी फोर का कलर क्या होगा, यानी इस केमिकल का कलर क्या होगा भाई, ग्रीन होगा, याद रखना, फांसी फोर इस केमिकल का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। चलो फांसी फोर है, इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी आपको इधर हीट देना है, क्या करना है, इसको ऐसे है ना, इसके अंदर आपने मान लो फांसी फोर ले लिया, इसको हीट दे देना है, क्या करना है, इसको हीट दे देना है। जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, Fe2O3, है ना, Fe2O3 यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 मतलब क्या होता है, आयरन रस्ट, इसको आप क्या बोलते हो, आयरन ऑक्साइड बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, आयरन ऑक्साइड। और मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा जाकर देख लेना, कि कभी भी आप किसी चीज को जलाते हो ना तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि होता क्या है वहां पे ऑक्सीडेशन, ये सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। किसी भी चीज को आप जलाते हो तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, जलता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस आ जाता है। तो यहाँ पे आयरन, मान लो अगर पेपर को जलाओगे तो पेपर राख बन जाएगा, आप राख को क्या बोलोगे, पेपर ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पे आयरन को आपने जला, सॉरी FeSO4 को आपने जला दिया तो बन क्या गया भाई, आयरन Fe और 2O3 यानी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि रस्ट होता है, क्या होता है भाई साहब, रस्ट होता है, जंग। ये क्या होता है, जंग आप इसको बोल सकते हो, लोखंड का जंग देखा ना आपने, जंग वही होता है, ये क्या हो गया, रस्ट हो जाता है। चलो ठीक है, Fe2O3 में कन्वर्ट होगा, और क्या होगा, देखो यहाँ पे सल्फर भी है, सल्फर है, सल्फर है साहब, सल्फर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको बर्न करोगे तो कुछ सल्फर वाले गैस तो निकलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SO2 और SO3 वाले गैस निकलेंगे। सर ये SO2 यहाँ पे SO2 और SO3 गैस निकलेगा तो मेरे को पता कैसे चलेगा, है ना। तो आपको करना है, टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये FeSO4 का पाउडर डाल दो, उसको जलाओ बर्नर से। तो जैसे ही आप उसको हीट करोगे ना बर्नर से, तो एक तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बच जाएगा सॉलिड फॉर्म में, वो क्या होगा, आपका जंक होगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड बचेगा, Fe2O3 बचेगा। और जो गैस बन के उड़ेगा, आपको जैसे टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिख रहा होगा, जो गैस बन के उड़ेगा वो SO2 SO3 होगा। सर पता कैसे लगेगा कि SO2 SO3 है, बड़ा बेकार स्मेल आएगा, बड़ा बेकार स्मेल आएगा। यानी कि कैसा स्मेल आएगा आपको पता है, एकदम स्पाइसी और रॉटन स्मेल आएगा। कैसा, स्पाइसी एंड रॉटन स्मेल आएगा, जिसको आप पंजेंट स्मेल भी बोलते हो। कैसा स्मेल आएगा, स्पाइसी एंड रॉटन स्मेल आएगा। एमसीक्यू लिए याद रखना है। अब ये जो Fe2O3 का, देखो पहले ये ग्रीन था, Fe2O3 का कलर क्या होगा भाई, ब्राउनिश ब्लैक होगा। कौन सा होगा, ब्राउनिश, बीबी मैंने लिखा हुआ है, बीबी की वाइंस मत समझना, ब्राउनिश ब्लैक होगा। कैसा होगा कलर भाई साहब, ब्राउनिश ब्लैक होगा। किसका, Fe2O3 का, है ना। फांसी 4 का कलर ग्रीन हुआ, FeSO4 का, और Fe2O3 का कौन सा कलर होगा, ब्राउनिश ब्लैक। ऑब्वियस बात है, कोई चीज जल जाता है उसका जो राख होता है वो ब्राउनिश कलर का ही होता है, मतलब ब्राउनिश ब्लैक कलर के ही होते हैं, ठीक है। ये एक आपका रिएक्शन हो गया, किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। एक और देखेंगे अपने, एक क्या देखेंगे अपने, एक और देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है A, और ये यहाँ पे ये A है, और ये क्या है, मान लो ये कुछ B है और ये कुछ C है, ऐसे समझ लो। आप देखो तो कोई एक कंपाउंड अपने अलग अलग एलिमेंट में या फिर कंपाउंड में या फिर जो भी है ना आप बोल सकते हो, वो उसमें अलग अलग हो गया, यानी ABC क्या बन गया, ABC, है ना, ये वाला AB इज इक्वल्स टू, सॉरी AB जो प्रोडक्ट है क्या मिलता है, A+B। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ, कोई एक कंपाउंड है जो कि अलग अलग हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक दूसरा देख लेते हैं अपने, एक दूसरा देख लेते हैं। कौन सा देखे भैया, दूसरा कौन सा देखे, एक हो जो है ना CaCO3 वाला, ठीक है। कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, जिसको आप लाइमस्टोन भी बोलते हो, याद रखना है एमसीक्यू के लिए। लाइमस्टोन क्या होता है भाई साहब, CaCO3 होता है लाइमस्टोन। तो ये जो CaCO3 है, ध्यान सुना, ये जो CaCO3 है, ये क्या है, लाइमस्टोन है, यानी चौक वगैरह होता है ना, चौक। तो अभी आपको इसको करना क्या है, इसको आपको हीट करना है। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो ऑब्वियस बात है, आप इसको CaCO3 को जैसे ही आप हीट करते हो, है ना, लाइमस्टोन को आपने जैसे ही हीट किया वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, है ना, चूने में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो आप जब भी किसी चीज को हीट करते हो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने CaCO3 को हीट किया तो CaO हो गया। आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है, राख बनने के बाद। राख फॉर्म में बने या जो भी बने, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को आप हीट करते हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए वो ऑक्साइड के फॉर्म में हो जाता है।
तो CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या आएगा भाई, और ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा। और क्या निकलेगा, CO2 गैस भी निकलेगा। सर O2 क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पे C है ना भाई, एक कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलेगा। तो ये अपना 2 एग्जाम्पल इनफ है, बहुत है 2 एग्जाम्पल। एक और होगा आपको, है ना, PbNO3 ट्वाइस को आप हिट करते हो तो वहां से आपको मिलेगा PbO मिलेगा, NO3 मिलेगा, NO2 मिलेगा, वो एक और है, O2 मिलेगा आपको, एक और है पर वो आपको याद नहीं रखना है, उसमें सिर्फ आप MCQ के लिए, है ना, ये वाला जो रिएक्शन है, ठीक है, ये तो आपका हो गया। एक आपके पास ये भी होगा PbNO3 ट्वाइस, इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। तो PbNO3 ट्वाइस है जिसको कि आप जब हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है भाई साहब, यहाँ पे ठीक है Pb, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा PbO प्लस, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, क्या मिल जाएगा NO2 प्लस O2, ठीक है। ये जो रिएक्शन है NO3 या NO2 है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, NO2 प्लस O2 सही है, O2 आएगा। तो ये रिएक्शन मैंने एक्चुअली बैलेंस नहीं किया हुआ, इनको तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हुआ, यहाँ पे सिर्फ आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो PbNO3 को आपने जैसे हिट किया तो PbO में कन्वर्ट हो गया, NO2 और O2, तो ये Pb, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है लीड नाइट्रेट वाला है, ठीक है, ये भी आपको, हाँ यही वाला है ना, इसके बाद ठीक है लीड नाइट्रेट ही है, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो लीड नाइट्रेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये लीड नाइट्रेट का जो इनिशियल कलर है वो क्या होगा भाई साहब, व्हाइट होगा। कौन से कलर का होगा, ये व्हाइट होगा। और जब आप जैसे ही इसको हीट करते हो तो ब्राउन फ्यूम्स देता है, कैसा, ब्राउन फ्यूम्स, ये आपको याद रखना है, क्या देगा भाई, ब्राउन फ्यूम्स देता है। जैसे ही आप PbNO3 ट्वाइस को टेस्ट ट्यूब में लेके हीट करोगे तो ये ब्राउन कलर का फ्यूम देगा। और इनिशियली जो इसका कलर होगा वो व्हाइट कलर होगा, इनिशियली व्हाइट कलर होगा, जलने के बाद ये कौन से कलर में हो जाएगा, व्हाइट कलर में हो जाता है और ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली आपको 2 ही एग्जांपल याद रखने होते हैं, कुछ खास इसकी कोई मीनिंग नहीं है। चलो इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन देखते थे। तो इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन मतलब किन्हीं एक कंपाउंड को क्या करोगे, एक कंपाउंड को, एलिमेंट को, जो भी बोला 2, है ना, एक कंपाउंड को आप क्या करोगे, उसके अलग अलग जो भी है उसको मतलब अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करोगे या फिर उसको तोड़ोगे, है ना, एक कंपाउंड को। पर आपका जरिया क्या होगा, तोड़ने का जरिया क्या होगा, फोड़ने का जरिया क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी से आपको तोड़ना है, यानी बिजली के झटके देके तोड़ना है। तो आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में कौन सी एक्टिविटी है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.7, ठीक है, इसके लिए कौन सा है, एक्टिविटी 1.7। तो एक्टिविटी 1.7 जो है उसके अंदर आपने क्या किया है, एक मग्गा ले लिया भाई, मग ले लिया, एक क्या ले लिया है, मग ले लिया है, और मग के नीचे से 2 होल कर दिया है, ठीक है, मग लिया, मग के नीचे से 2 होल कर दिया, और यहाँ पे रबर स्टॉपर ले लिया है, ठीक है। रबर स्टॉपर मतलब समझते हैं ना, जो रबर का ढक्कन टाइप होता है, आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, होप करता हूँ। तो रबर स्टॉपर आपने, चल रहा है कि नहीं, माइक चल रहा है, तो आपने क्या ले लिया भाई, रबर स्टॉपर ले लिया है। और अभी क्या करना है आपको, इसके ऊपर ग्रेफाइट रॉड लगा देना है। ग्रेफाइट रॉड एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करता है, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड होता क्या है, आपकी जो पेंसिल की पॉइंट होती है वो होता है ग्रेफाइट। वो कौन सा केमिकल होता है, वो होता है ग्रेफाइट होता है। तो आपको ग्रेफाइट रॉड लेना है और ऊपर से अब टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ढक देना है और यहाँ पे ढक देना है, और ग्रेफाइट रॉड को ऐसा लगाना है वो पूरे पानी से कवर हो, है ना। चलो, तो अभी आपको टेस्ट ट्यूब भी जो है पूरा पानी से भरा हुआ है। अब देखो आप टेस्ट ट्यूब भी पूरा फुल्ली पानी से भरा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से बिजली के झटके देने हैं, बिजली के झटके देने हैं, 2 वायर कनेक्ट करके बिजली के झटके देने। देखो बहुत सिंपल सा एपरेटस यहाँ पे सेट किया गया हुआ है। मग लेना है, मग के अंदर पानी है, और फिर बाद में रबर स्टॉपर नीचे से होल करके आपने रबर स्टॉपर लगा दिया। रबर स्टॉपर के ऊपर 2 आपने ग्रेफाइट रोड लगा दिया जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में से वहाँ जाने चाहिए ना करंट, तो यहाँ से करंट यहाँ पे जाएगा। और आपने टेस्ट ट्यूब पूरी पानी से भरी हुई है, दोनों तरफ आपने लगा दिया। हाँ, टेस्ट ट्यूब देखो दोनों पानी से फुल भरी हुई है। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, आपको ये पता, ये जो वाटर है ना भाई, वो इनिशियली वो तो गैस से बना होता है। देखो आपको बिलीव नहीं होगा ये बात, सोचोगे सर क्या हम गैस पीते हैं, नहीं भाई, आपको ऐसे बिलीव नहीं होगा, पर वो इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, डोंट वरी। तो इनिशियली जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बना होता है। देखो मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आप H और O को अलग सिंगल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, बिकॉज दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। वो कभी भी H अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन भी अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है। ये बात जिंदगी भर याद रखना। आप H2O2 के फॉर्म में ही H को और O को लिखते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो H2O जो पानी है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है, तो गैस से बना होता है। इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है। आप जैसे ही यहाँ से करंट पास करोगे, जैसे ही आप यहाँ से करंट पास होगा, तो ग्रेफाइट रॉड से करंट होते हुए पानी के अंदर जाएगा। अब जैसे ही पानी के अंदर करंट जाएगा, पानी को बिजली का झटका मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब, पानी को तुरंत बिजली का झटका मिलने वाला है। अब जैसे ही पानी को बिजली का झटका मिलेगा, देखो बिजली का झटका मिलने से अच्छे हिल जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। तो पानी क्या है,
तो पानी को जैसे ही बिजली का झटका मिलेगा, पानी क्या करेगा, अपनी औकात दिखा देगा और पानी H2 और O2 में, यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे पानी H2O होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो भी अलग हो जाएगा। पर सवाल उठता है कि सर हाइड्रोजन यहाँ पे होने वाला है या ऑक्सीजन गैस यहाँ पे पैदा होगा, कहाँ पे, कौन सा गैस? देखो H2O में हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो माइनस होता है। आप जानते हो केमिकल कंपाउंड में जो आगे होता है वो हरदम प्लस होता है, पीछे होता है वो माइनस होता है। तो H प्लस है, ऑक्सीजन क्या है भाई साहब, माइनस है। तो यहाँ पे है ना, मान लो चलो अपने मानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे किसका गैस का फॉर्मेशन हुआ, ये ऑक्सीजन, यानी कि ये इतना जो है ना, इतना पार्ट, ये इतना इतना आपका हाइड्रोजन गैस हो जाता है। ठीक है, और इतना क्या होगा आपका ऑक्सीजन गैस हो गया। आप देख सकते हो एक ज़्यादा है दूसरा कम है ना, एक ज़्यादा है और दूसरा क्या है भाई, बिल्कुल ही इसके कंपैरिजन में कम हो जाता है दूसरा। तो अब आप बातों को समझिए कि हाइड्रोजन कौन सा होगा, ऑक्सीजन कौन सा होगा और कहाँ पे हाइड्रोजन आया होगा, कहाँ पे ऑक्सीजन आया होगा। देखो H2O के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, पहले तो आप मेरे को ये बताओ, H2O के अंदर हाइड्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार ही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हाइड्रोजन होगा, ये ऑक्सीजन होगा। क्यों क्यों सर ऐसा? क्योंकि आप जानते हो कि वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्पोजिशन होता है, बेसिकली हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन कम होता है, इसलिए हाइड्रोजन होगा, वो ऑक्सीजन होगा। अब सवाल उठता है कि यहीं पे हाइड्रोजन क्यों आया, यहीं पे ऑक्सीजन क्यों आया? क्योंकि देखो हाइड्रोजन प्लस है तो ऑब्वियस सी बात है वो माइनस की तरफ होगा और ऑक्सीजन माइनस है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका माइनस है तो वो प्लस टर्मिनल की तरफ होगा। बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऑक्सीजन होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हाइड्रोजन होने वाला है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब देखो इसके अंदर ना, ये वाटर के अंदर, यहाँ पे ये वाटर है, पर वाटर के अंदर आपने H2SO4, ये एमसीक्यू है राइट नाउ, है ना। राइट नाउ गाइस एक्चुअली आई एम गिविंग यू द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हियर यू कैन सी दिस द वाटर, और वाटर में आपने ऐड क्या किया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 ऐड कर दो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दो, बट आपको एसिड ऐड करना है। एसिड का ऐड आप इसलिए करते हो बिकॉज water is not that good conductor of electricity as compared to any acid, base और neutral। देखो इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे अच्छे से पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे अच्छे से कंडक्ट होगा इफ, ठीक है, इफ द सॉल्यूशन इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। बट यहाँ पे वाटर जो है वो इतना खास ना कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। जस्ट टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी फास्टर, यहाँ पे अपने ऐड किया क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है H2SO4। जिससे सल्फ्यूरिक एसिड अंदर जाएगा वो अपने आयंस में अलग हो जाता है, आयंस में अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को फटाफट पास करवाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया। और ये भी आपको याद रखना है। और अगर मान लो हाइड्रोजन कौन सा गैस है, अगर आपको दूसरे तरीके से आपको पता लगाना है कि ये हाइड्रोजन है या ये ऑक्सीजन है, तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी आप जब भी हाइड्रोजन गैस के ऊपर अगर आप कैंडल फ्लेम को लाओगे तो वो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आप ये भी एक हाइड्रोजन के प्रेजेंस का एक ये भी तरीका है ना भाई, कि आप हाइड्रोजन गैस है मान लो, उसके ऊपर क्या कर दो, कैंडल लगा दो, तो कैंडल को तर साउंड करने चालू कर देगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन फॉर द वाटर, ठीक है, फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। अब आते हैं फोटो डीकंपोजिशन, बहुत इजी एग्जांपल याद रख लेना है। तो आपके पास AgCl है, क्या है, AgCl। चांदी जानते हो, चांदी पाउडर है। कौन सा पाउडर है, चांदी है, चांदी देखा क्या, चांदी, ठीक है। तो ये चांदी है और ये चांदी है, मतलब चांदी है और क्लोरीन है, मतलब चांदी पाउडर के अंदर थोड़ा सा क्लोरीन भी मिक्स किया गया हुआ है। और ये इनिशियली इसका व्हाइट कलर है। कौन सा कलर है भाई, व्हाइट कलर है, AgCl का व्हाइट कलर है। AgCl को आप जैसे धूप में रखते हो, आपने कहाँ पे रख दिया, AgCl को धूप में रख दिया। जैसे आप AgCl के है ना, देखो आप AgCl को अगर आप बक्से में बंद करके रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर आप AgCl को एक लो डिश में और जाके इसको धूप में रख दो, वॉच ग्लास में लेके इसको क्या करो भाई साहब, जाके धूप में रख दो। और आप जैसे इसको धूप में रखोगे आपको देखने को क्या मिलेगा, Ag और Cl अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्लोरीन 2 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों सर, बिकॉज क्लोरीन ऑल्सो एग्जिस्ट इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वैसे क्लोरीन भी कभी भी सिंगल नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखो, थक गया भाई, चलो लाइक करना वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, चलो चैनल को। AgCl2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आपने देखो, अगर आप इसको घर में छुपा के रखोगे ना तो ये Ag और Cl अलग अलग नहीं होगा, पर आप जैसे ही इसको धूप में रख दिए तो Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग होकर उड़ जाएगा। क्लोरीन एक्चुअली इज अ गैस, तो क्लोरीन उड़ जाएगा। क्लोरीन क्यों होगा भाई, गैस है तो उड़ जाएगा। और Ag जो है, सिल्वर पाउडर जो है, चांदी का जो पाउडर है वो आपके वॉच ग्लास के अंदर ही रह जाएगा। और इसका कलर क्या होगा, सिल्वर का, सिल्वर ही होगा। सर कैसे मजाक कर रहे हो, सिल्वर का कलर तो सिल्वर ही होगा ना, बिल्कुल सिल्वर होगा। एक और इसकी जैसा रिएक्शन है AgBr, सेम इसकी तरह ही है भाई, इसका मतलब एक पे एक फ्री है। इसको भी आपको कहाँ पर रख देना है भाई, धूप की एनर्जी में इसको भी रखना है। और जैसे ही आप रखोगे Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग और Br2 अलग हो के उड़ जाएगा, ब्रोमीन गैस जो है वो उड़ जाएगा। तो ये आपका है। और ये दोनों रिएक्शंस को, अबाउट 2 रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आपकी बुक में होगा
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, याद रखना है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एमसीक्यू, क्या है ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, याद रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आप किसको बोलते हो, एजीसीएल और एजीपीआर वाला जो रिएक्शन था, जो कि फोटो डिकम्पोजिशन के थ्रू अलग अलग डिकम्पोज हो रहे थे ना दोनों आपके जो है, मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो डिकम्पोज हो रहे थे जो बिकॉज ऑफ द सनलाइट रेज, इसको वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, 3 टाइप ये मैंने आपको बता दिया, ये जो आपका केमिकल रिएक्शन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अपने आगे बढ़ेंगे गाइस।